नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। और इस क्लास में हम आदिकाल के संदर्भ में आलोचकों के कथन देखने वाले हैं। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जल्दी से याद भी नहीं होते हैं। तो इन सभी कथनों को बार बार पढ़ेंगे हम लोग तो याद हो ही जाएगा। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये सारे कथन आपको याद हो जाएंगे और आप इसको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी कथन देखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह का भी कथन देखेंगे। इन सभी के कथन देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला कथन देखते हैं कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों, स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। एक और कथन है इनका कि 1877 ईस्वी में जर्मनी के हाल नगर से सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित पिसेल ने हेमचंद के व्याकरण का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित किया था और अपभ्रंश भाषा के व्याकरण का यह प्रसिद्ध ग्रंथ था। अगला कथन है इनका कि राजस्थान में चारण काल के ग्रंथों की खोज डॉक्टर L.P. टेसीटरी द्वारा की गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ऐसा कथन है। लेकिन सबसे ज़्यादा चारण रचनाओं का संपादन जो है माता प्रसाद गुप्त ने किया है। तो इस तथ्य को आप लोग बहुत ही याद से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला जो कथन है वो कहते हैं कि राजस्थान के भाटों ने जहाँ श्रृंगार रसात्मक रचनाएं की, वहीं चारणों की रचनाएं वीर रसात्मक होती थी। एक और कथन है कि रोला उल्लाला वीर छप्पे और कुंडलियां अपभ्रंश के अपने छंद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और कथन है, दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। सबसे ज्यादा चारणों के साहित्य पर शोध जो है मोतीलाल मेनारिया ने कहा है किया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 7वां कथन है, जिन पद्मसूरी की प्रसिद्ध पुस्तक धूल भद्र फागु नाद सौंदर्य की दृष्टि से अद्भुत ग्रंथ है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। एक और कथन है इनका, तुलसी के काल में आल्हा या वीर छंद का प्रचार नहीं था, तुलसी ने इस छंद का प्रयोग नहीं किया। एक और कथन इनका देखते हैं, जैन शास्त्रों के अध्ययन का श्रेय जर्मन विद्वान हरमन याकोबी को है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहे हैं। पहला कथन है इनका कि अपभ्रंश के ग्रंथों में कई ग्रंथ जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित हैं, जो साहित्य की कोटि में नहीं आते। दूसरा कथन है इनका, मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन, और ऐसा इन्होंने किया भी है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ऐसा व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है कि अभी तक इससे ज़्यादा अच्छा इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया है। तीसरा जो कथन है इनका, ये कहते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, वहीं कुछ कवियों के विवरण में मैंने परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। अगला कथन है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पांचवा कथन देखते हैं, वीरगाथा काल का समय महाराज हम्मीर के काल तक ही समझना चाहिए। छठा कथन है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं सदी के अंतिम चरण में मिलता है या लगता है। सातवां कथन देखते हैं, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। अगले जो विद्वान हैं जिनके कथन हम आदिकाल के लिए देखने वाले हैं वो है बच्चन सिंह। इनके भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछली टीजीटी की परीक्षा में पूछे गए थे। पहला इनका कथन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का इतिहास है। दूसरा कथन ये कहते हैं कि कबीर में जो उलटबासियां और सूर में जो दृष्टिकूट पद दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान हैं। अगला जो कथन है इनका, ये कहते हैं कि अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर काव्य। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो वो हो जाएगा सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर काव्य।
अगला कथन है इनका कि मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। आभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। पांचवा कथन इनका है कि तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी, वह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी। छठा कथन है इनका कि बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो और भी गार्हित थे, यानी त्यागने योग्य थे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों को इकट्ठा करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। सातवां प्रश्न देखते हैं। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसलिए वे धर्मप्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। आठवां कथन है इनका कि काव्य रूपों के इस परिग्रहण से पता चलता है कि हिंदी की परंपरा मुख्यतः बौद्ध सिद्धों व जैन मुनियों से प्रभावित है। अगले जो विद्वान हैं वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनके भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। पहला कथन है इनका कि किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। दूसरा कथन है कि धार्मिक क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या आधुनिक काल में। भक्ति काल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। तीसरा कथन है इनका कि आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने पर संलग्न दिखाई देता है। चौथा कथन है आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। पांचवा कथन इनका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासो या रासो काव्य मूलतः रस कथाएं हैं, वीर या किसी एक अन्य रस से अनिवार्यता संबद्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और कथन इनका देखते हैं। छठा कथन है इनका, श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में। सातवां कथन है इनका कि आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है। आगे देखते हैं राम कुमार वर्मा के कथन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इनका पहला कथन है कि आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अंतर विरोधों और व्याघातों का युग तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। केवल अंतर विरोधों का आए तो राम कुमार वर्मा होंगे, विरोधों एवं व्याघातों का युग आए पूछे तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। दूसरा कथन है इनका कि आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक सरसता जहाँ लौकिक साहित्य में परिलक्षित होती है, वहीं सर्वाधिक शुष्कता नाथ साहित्य में है। यानी नाथ साहित्य जो है शुष्क है और लौकिक साहित्य जो है वो सरस है, सरल है। अगले जो विद्वान है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका कथन है आदिकाल का साहित्य मुख्यतया प्रेम और वीर रस से ही संबंधित है। यहाँ आदिकाल रहेगा। इनका दूसरा कथन है आदिकालीन साहित्य में नायक जहाँ अलौकिक गुणों से युक्त है, वहीं नायिकाएं लौकिक ही दिखाई देती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इन कथनों को आप लोग याद करिए। धन्यवाद।